ओके, चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो बात को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लें कि हमने लास्ट लेक्चर में किया क्या था। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो बात की थी दैट वाज रिगार्डिंग दिस दिस थिंग कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में हाउ वी कैन कैलकुलेट द कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और हमने जो है ये प्रूव कर दिया था यहाँ पर कि for weak electrolytes at infinite dilution, it is possible to calculate the lambda infinity, है ना। इनफाइनाइट डाइल्यूशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट ओके? अच्छा, अब बात इससे आगे। अभी हम इसी बात को कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में हमने कर लिया था, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट। तो अब so for weak electrolytes, just let me make the settings, just 1 minute. So if you find any problem, you can directly talk to me as I am not able to look your chats. ठीक है। So weak electrolytes के लिए हम बात कर रहे हैं। Weak electrolyte में होगा क्या कि with dilution the number of ions increases with the dilution. डाइल्यूशन के साथ जो है नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो इंक्रीज कर जाएंगे। अब किस तरह से इंक्रीज करेंगे आप देखिए, देयर इज सम इलेक्ट्रोलाइट लाइक दिस। तो अब इसमें क्या होगा कि जैसे हमने कहा कि इट विल बी C into 1 minus alpha, it will be C alpha and it will be C alpha. So with dilution जो है, जो ये जो कंसंट्रेशन होगी दैट इज एज द कंसंट्रेशन ऑफ जो A है, A नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि C विल डिक्रीज बट अल्फा विल इंक्रीज। ठीक है, सो जो C का डिक्रीज है वो अल्फा के इंक्रीज से जो है वो जो है ज्यादा है, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन तो कम होगी लेकिन नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे। आप दोनों का डिफरेंस समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए, मान लो जब 1 मोलर सोल्यूशन था ये, तो A नेगेटिव की, उसमें A नेगेटिव के मोल्स मान लो सपोज थे 0.2, 1 लीटर में 0.2। अब जब हमने 1 लीटर पानी डाल दिया तो जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो हो गए 0.2 से सपोज 0.3, लेकिन जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गया, वो डिक्रीज कर गई क्योंकि नाउ इट इज 0.3 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज 0.15 आ जाएगा। पहले क्या आ रहा था 0.2 डिवाइडेड बाय 1। तो इसलिए कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A नेगेटिव
and H positive increases with dilution. ठीक है, तो ऐसे में जो ग्राफ बनेगा यहां पर, दैट इज लाइक दिस, कि लैम्डा मोलर और रूट ऑफ कंसंट्रेशन का जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। वो ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, तो ऐसे में जो है हम लोग, आप देखें एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है। किसी को कुछ पूछना है आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना ऑडियो जो है अनम्यूट करके। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर हम लोग जो है ये देख लें कि इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ये ग्राफ जो है कर्व वाला है। ठीक है, तो ये हमें नहीं पता कि ये कहां पर टच करेगा। इज इट ओके? तो अब यहां से हम एक बात कंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड lambda molar infinity for weak electrolytes experimentally। ठीक है, experimentally it is not possible to find the lambda m infinity for this, क्योंकि ये कर्व जो है इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट कोई भी, जैसे एसिटिक एसिड हो गया उस तरीके का। ठीक है, जो भी पार्शियल या फॉर्मिक एसिड हो गया, उन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो है हम इनफाइनाइट डिल्यूशन पे लैम्डा एम इन्फिनिटी हम नहीं निकाल सकते। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली बाय ड्रॉइंग द ग्राफ इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब सुनते जाए, कुछ पूछना है? अभी आप ध्यान देते रहिए। दैट इज, अब इसके लिए जो है देयर वॉज वन लॉ गिवन, दैट इज कॉलरॉस लॉ। कॉलरस लॉ फॉर इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है, अब इसका इसकी डेफिनेशन क्या है? दैट इज एट इनफाइनाइट डिल्यूशन each ion moves independently
ठीक है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो है हर एक आयन जो है बड़ा इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे दूर होता है, तो एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में नहीं रहेगा। ठीक है, मूव्स इंडिपेंडेंटली। ठीक है, और द मोलर कंडक्टेंस is the sum of conductances of each ion at infinite dilution। सुनते जाइएगा। तो मतलब हम लोग जो है ये समझ लें कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि कटायन किस एनायन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो है जो कंट्रीब्यूशन रहती है हर एक आयन की वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहती है। अब आप देखें किस तरह से इंडिपेंडेंट रहती है, स्पेसिफिक रहती है। जैसे मान लीजिए लैम्डा इनफाइनाइट फॉर पोटाशियम नाइट्रेट, अगर हम मोलर कंडक्टेंस ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट कहें सो इसमें कौन कौन से आयन्स हैं? इसमें जो है जो आयन है दैट इज K positive, so lambda molar of K positive and plus lambda molar of nitrate ion। ठीक है, सो इसका और इसका सम इज द कंडक्टेंस ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट। आप समझते जाइए, लॉ बड़ा सिंपल लग रहा है लेकिन इससे बहुत अच्छी कंक्लूजन्स निकलेंगी। ठीक है, आप समझते जाइए। जैसे लैम्डा मोलर Na2SO4 will be equal to lambda molar Na positive and twice of, ठीक है, क्योंकि दो सोडियम है, एंड प्लस लैम्डा मोलर इंफिनिटी ऑफ सल्फेट। सुनते जाइएगा। ऐसे ही लैम्डा मोलर इंफिनिटी Al2SO4 thrice will be equal to सही बात है दिस थिंग। ठीक है, मतलब फॉर एनी आयन ए, ठीक है, जनरली इट इज। यहां पर इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं ऐसे आपको एक बात और बता दूं। जैसे हमने इक्वलेंट कंडक्टेंस की बात कही, आपको याद होगा मैंने कहा था कि लैम्डा मोलर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज लैम्डा इक्वलेंट एट या इनफाइनाइट नहीं भी है तब भी इनटू n फैक्टर। ठीक है, अब लैम्डा इक्वलेंट जैसे मैं एक एग्जांपल में आपको निकाल के बता देता हूं।
जैसे लैम्डा इक्वलेंट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट हम ले लेते हैं एग्जांपल, मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ले लिया। अभी आप सुनिए, इट इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन 1/3 ऑफ लैम्डा मोलर ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, क्योंकि जितना चार्ज है आपने उतने से डिवाइड करना है, एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव है, एंड प्लस 1/2 लैम्डा मोलर ऑफ सल्फेट आयन। सही है बात। अब आप इसमें देख लें, दैट इज इसमें आप देख सकते हैं यहां पर कि लैम्डा मोलर ऑफ Al2SO4 थ्राइस इज 6 सर रिपीट टाइम्स, प्लीज। मैं कर रहा हूं, ठीक है, 6 टाइम्स दैट ऑफ लैम्डा इक्वलेंट Al2SO4 थ्राइस। आप मेरी बात सुन लीजिए, जैसे मैंने मोलर में तो कहा जितने मोल्स है, एल्यूमिनियम के 2 एटम्स हैं, 2 आयंस है तो 2, सल्फेट के 3 है तो 3, लेकिन जब इक्वलेंट आपने निकालनी है तो डिवाइड बाय देयर चार्ज। ठीक है, तो ऐसे में एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना है 3, तो 1/3। ठीक है, क्योंकि 1 मोल एल्यूमिनियम तो 3 चार्ज का कैरियर है ना, तो हमें तो एक ही चार्ज के कैरियर का चाहिए। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन द आयन, तो ऐसे 1/3। सल्फेट पे कितना चार्ज है 2, तो 1/2। ठीक है, तो अब एक लैम्डा इक्वलेंट ये है, लैम्डा मोलर ये है, इससे और इससे आप इन दोनों के बीच का ये रिलेशन जो है जस्टिफाई कर सकते हो, दैट इज लैम्डा मोलर एल्यूमिनियम सल्फेट इज 6 टाइम्स द लैम्डा इक्वलेंट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? सही है बात ना? ठीक है, 6 टाइम्स। ठीक है, एन फैक्टर ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन कितना होगा, 2 एल्यूमिनियम पे इट इज 6 पॉजिटिव, या 3 सल्फेट पे कितना हो गया, इट इज 6 नेगेटिव। ठीक है, तो इसलिए जो है वी कैन फाइंड दिस। इज इट ओके? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी जो है हम कॉलरॉस लॉ पे ही आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सुनते जाइए। अब जैसे आप हम लोग अपनी पुरानी कंक्लूजन पे आ जाएं, हमने ये कहा कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी कंडक्टेंसेस तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से? एक्सपेरिमेंटली एक्स्ट्रा प्लॉट करके ग्राफ को, लैम्डा एम इंफिनिटी उनका आ गया तो लैम्डा इक्वलेंट भी आ गया, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंसेस को हम नहीं निकाल सकते। इसीलिए कॉलरस लॉ को अब हम अप्लाई कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह से एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ। अभी आप सुन लीजिएगा मेरी बात। जैसे अगर मैं कहूं, जो पहली एप्लीकेशन देखिए आप कि लैम्डा मोलर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एसिटिक एसिड की हम एक्सपेरिमेंटली नहीं निकाल सकते, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि इट इज लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ एसीटेट आयन एंड प्लस लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ एच पॉजिटिव। सही बोल रहा हूं कि नहीं? है ना? मतलब किसी तरह से अगर हमें एसीटेट का पता चल जाए कि उसकी इन्फिनिटी पे कंडक्टेंस कितनी है, और साथ में एच पॉजिटिव का भी चल जाए, तो बस सम ऑफ दैट विल बी द कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सो इजी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, मैं चाहता हूं आपको पहले ही एग्जांपल से बात समझ में आ जाए। व्हाट विल डू, वी विल टेक द लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन for potassium acetate and plus lambda m at infinite dilution for HNO3 and minus
लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर पोटाशियम नाइट्राइड, तो हमारे पास ये आ जाएगा। कैसे आएगा सुन लीजिए। जैसे ये किसका सम होगा, मैं ज्यादा इस पे बहुत ज्यादा लाइन नहीं बनाना चाहता, आप समझ जाइए। इट इज द सम ऑफ एसीटेट आयन एंड प्लस के पॉजिटिव, ठीक है। ये किसका सम है, इट इज ऑफ H पॉजिटिव एंड प्लस नाइट्रेट आयन एंड माइनस इट इज ऑफ के पॉजिटिव प्लस नाइट्रेट आयन। सही बोल रहा हूं कि नहीं, ठीक है। और ये तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, क्योंकि ये सॉल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी सॉल्ट है, ठीक है। तो ऐसे में जो है इनकी कंडक्टेंसेस हम निकाल सकते हैं। तो इसमें के से के वाला माइनस हो जाएगा, नाइट्रेट से नाइट्रेट वाला कट जाएगा, तो बचा क्या, एसीटेट एंड H पॉजिटिव। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ गई कि दिस प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, सो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस को निकाल सकते हैं। से यस और नो, जो बोर्ड पे लिखा है कि आपको समझ में यस आया कि सर। नहीं, समझ में यस आ सर। गया। हाँ, अगर किसी ने नो बोलना है, अभी नो बोल लो पहले जो है, अदरवाइज जो है आई एम प्रोसीडिंग, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे ही फॉर एनीथिंग, जैसे मान लीजिए मुझे जो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वो एक वीक बेस है, ठीक है। तो ऐसे में उसकी जो कंडक्टेंस हो जाएगी दैट इज लैम्डा मोलर ऑफ अमोनियम आयन प्लस लैम्डा मोलर इन्फिनिटी ऑफ OH नेगेटिव आयन। सही बात है। तो इसको अगर हम करना चाहें, फाइंड करना चाहें कि ऐसे तो निकलेगी नहीं एक्सपेरिमेंटली, ग्राफ से तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है इसका। तो इसलिए व्हाट विल डू, वी विल टेक लैम्डा मोलर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड प्लस लैम्डा मोलर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। हम कोई एसिड ले लेते हैं, जैसे HCl ले लिया, ठीक है, माइनस या हाँ एसिड ले लिया। अब जो है इसके बाद यहां पर एक मिनट, हम यहां पे लेते हैं बेस कोई जो है ना। सो बेस जो हम चूज कर लेते हैं, जैसे KOH ले लिया मान लीजिए हमने, ठीक है। तो KOH ले लिया एंड देन लैम्डा इन्फिनिटी मोलर फॉर KCl, ये हमने ले लिया। बस हो जाएगा इससे, क्योंकि इसमें क्या है, अगेन NH4 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव माइनस K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो इसकी माइनस हो जाएगी इसमें से, ठीक है ना। और जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट। आगे बढ़ रहे, सुनते जाइए। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जो है पैकेज में काफी मिलेंगे, ठीक है। और ऐसे ही हम निकाल सकते हैं जो सेकंड एप्लीकेशन है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। मतलब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या हो गया, अल्फा, ठीक है। सो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन हम वीक एसिड्स या वीक बेसिस की निकाल सकते हैं, ठीक है। एनी इलेक्ट्रोलाइट की निकाल सकते हैं, जो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है। वीक एसिड, वीक बेसिस और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। सुनते जाएं आप बात। तो ऐसे में हम लोग क्या कहेंगे कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो अल्फा की वैल्यू होगी दैट इज लैम्डा एम एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आप समझ जाइए इस बात को जो है, दैट इज अल्फा। जैसे मान लो एसिटिक एसिड है,
एसिटिक एसिड का अगर हमने अल्फा निकालना है, सपोज इनफाइनाइट डिल्यूशन पे उसकी वैल्यू 200 है और हम किसी कंसंट्रेशन पे उसकी जो कंडक्टेंस निकाल रहे हैं वो 50 है, तो यहां पे हम 50 लिखेंगे। इनफाइनाइट डिल्यूशन तो हम कॉलरॉस लॉ से निकाल सकते हैं और ये हमें दिया होगा कि इतने मोलर एसिटिक एसिड की कंडक्टेंस जो है दैट इज 50 ओम्स पर मीटर या पर सेंटीमीटर, जो भी ओम्स इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स उस फॉर्म में, एंड एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इज दिस मच। तो फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, 50/200 करेंगे, 0.25 विल बी योर आंसर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, सो इसलिए आपके पास ये आ गया। एंड जो परसेंटेज डिसोसिएशन होगा दैट विल बी इक्वल टू इंटू 100। ठीक है, सो इस तरीके से आप ये वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, सो देर इज नॉट ए बिग प्रॉब्लम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें जो है। सर एक एग्जांपल दे दो। मैं देखो, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया कोई बेस BOH एक्वस। ठीक है, अब इसमें आप देखो इट इज B पॉजिटिव एक्वस एंड प्लस OH नेगेटिव एक्वस। ठीक है, अब सुनते जाएं, इसमें हम क्या कह सकते हैं कि C इंटू 1 माइनस एल्फा एंड देन C अल्फा एंड C अल्फा, ऐसे ही लिखेंगे इसको। और हम लिखेंगे कि इसका KB इज इक्वल टू C अल्फा डॉट C अल्फा C इंटू 1 माइनस एल्फा, C के साथ C कट कर दो, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस एल्फा। अब अल्फा की जगह हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सो हमारा के भी आ जाएगा इसमें जो है दैट इज C इंटू लैम्डा मोलर एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन लैम्डा मोलर एट इनफाइनाइट डिल्यूशन का स्क्वायर 1 माइनस लैम्डा मोलर एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन लैम्डा मोलर एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये जो है, जो हम आयनिक इक्विलिब्रियम में कर रहे थे, बड़ी आसान सी क्वेश्चन, अल्फा की जगह हमने जो है ये वैल्यू जो है पुट कर दी। इज इट ओके? और इसको जब हम सॉल्व करेंगे इट इज इक्वल टू C, ठीक है, लैम्डा मोलर का स्क्वायर अपॉन लैम्डा m इंफिनिटी माइनस लैम्डा m एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। ये सॉल्व होके जो है इस तरह से आ जाएगी। सुनिए, तो अगर हम इनके बीच में ग्राफ भी बनाएंगे, जैसे लैम्डा m स्क्वायर ये एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, ठीक है, तो का स्क्वायर अपॉन लैम्डा m इंफिनिटी माइनस लैम्डा m एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, इनका ग्राफ बनाएंगे 1/c के साथ। सो हमारा ग्राफ जो है इस तरह का बनेगा, जिसका जो स्लोप होगा दैट विल बी KB। आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, यस सर। यहां पे मैंने जस्ट अल्फा की जगह ये वैल्यू पुट कर दी है, बस कॉम्प्लेक्स नहीं है ये। अल्फा की जगह सिंपल जो ये तो हम करते आए हैं यानी कि इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना, और बस जस्ट ग्राफ बनाए। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। अच्छा, अब सुने, तो यहां पर कुछ थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है इससे रिलेटेड, कंडक्टेंस से रिलेटेड जो है हम लिखेंगे, एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। देखिए, यहां पर फर्स्ट पॉइंट इज, आप लिखते जाइए,
if slope of graph is given, ठीक है, and 1 upon c is known, या c is known, then pH can be found by formula pH is equal to pKb minus log c। ये हमने जो है फॉर्मूला, ये मतलब पीएच, ये पीओएच आएगी, एसिड के केस में पीएच इज इक्वल टू पीके माइनस लॉग सी आ जाएगा। एसिड के लिए भी सिमिलर बात आएगी, ठीक है, ये बेस के लिए है, ठीक है, और एसिड के लिए पीएच इज इक्वल टू पीके माइनस लॉग सी, ठीक है। वो किया था ना हमने, पीएच इज रूट ऑफ के इंटू सी, उसी से तो, ठीक है, दिस इज कमिंग, ठीक है। चलिए अब अगली बात, ये आएगा यार 1/2 भी आएगा इधर रूट ना, ठीक है, ये तो क्योंकि आपको जो है स्लोप अगर गिवन है तो वो केबी है, ठीक है, सी गिवन है आप इससे, ठीक है, और आप जो है पीओएच निकाल सकते हैं। एक बात, एंड देन जो कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन है दैट इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूट प्लस कंडक्टेंस ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि जनरली हम सॉल्वेंट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो इसलिए डेटा में आप क्वेश्चंस देखिएगा, यू विल सी कि वहां पे कंडक्टेंस ऑफ केसीएल भी दिया है और ये डाटा और दे दिया कंडक्टेंस ऑफ वाटर इज दिस, ठीक है, मतलब जैसे सुनिए, जैसे कंडक्टेंस ऑफ केसीएल सोल्यूशन दे दिया, कंडक्टेंस ऑफ केसीएल सोल्यूशन इज 500 एंड कंडक्टेंस ऑफ वाटर इज 50, तो दैट मीन्स क्योंकि केसीएल सोल्यूशन है तो उसमें पानी भी है, तो अगर हमें केसीएल की कंडक्टेंस निकालनी है तो 500 में से 50 माइनस करना पड़ेगा, 450 के साथ जो है आपको कॉलरॉस लॉ में लैम्डा मोलर केसीएल की वैल्यू 450 पुट करनी है। इज इट ओके? आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एंड देन ऐसे ही द कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन is equal to conductivity of solute and plus conductivity of solvent, ठीक है। एक बात, सोल्यूट अगर एक से ज्यादा हो तो समेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूट्स एंड प्लस कंडक्टेंस ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब सुनिए अगली बात और जरूरी बात, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का केस। स्पेरिंगली सॉल्युबल जो सॉल्ट है, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कोई भी सॉल्ट अगर हम ले लेते हैं, जैसे इट इज AgBr सॉलिड, इट इज Ag पॉजिटिव एक्वस एंड प्लस Br नेगेटिव एक्वस, ठीक है। तो ऐसे में एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी S है, मान लो इसकी S है, तो जो KSP है दैट इज इक्वल टू S का स्क्वायर, सुन लीजिए, और M का स्क्वायर। M क्या है? मोलैरिटी है। कहां पे मोलैरिटी हमने यूज किया था? कप्पा इज इक्वल टू सॉरी लैम्डा M इज इक्वल टू 1000 इंटू कप्पा अपॉन M। उस M की जगह आप S पुट कर सकते हैं इन केस ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। मैं बता रहा हूं इसको, ठीक है ना।
अब सुन लीजिए, तो आप जो है मोलैरिटी की जगह एस पुट कर सकते हैं, तो आप जो है इसका कपा निकाल सकते हैं, आप लैम्डा एम निकाल सकते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का। एक बात तो ये होगी, एंड कपा ऑफ AgBr solution is equal to kappa of AgBr and plus kappa of water. Is it okay? So that means kappa of AgBr जो है that is equal to kappa of AgBr solution minus kappa of water. ये ध्यान आप रखिएगा। इज इट ओके? मैं रिकॉल करने के लिए यहां पे वैल्यू पुट कर दूं, दैट इज कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला किया था। ठीक है, सो यहां पर जो है इट इज m इज इक्वल टू s। ठीक है, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? और यहां पे हम एजम्पशन लगाते हैं, सुन लीजिए, इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि लैम्डा एम को हम लैम्डा एम इंफिनिटी मान लेते हैं, क्योंकि वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है ना, तो हम मानते हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो है कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले भी वो केज नहीं बना रहा था। आप समझ रहे हैं, मतलब नॉर्मल डाइल्यूशन पे भी वो केज नहीं बना रहा था, डाइल्यूट करते जा रहे तो केज पे तो कोई फर्क ही नहीं है। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट लैम्डा एम और लैम्डा एम इंफिनिटी हम बराबर ले रहे हैं। भैया इन बातों को ध्यान में रखिएगा, किसी ने कुछ मेरे से सवाल करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ पूछना है यू कैन इंटरप्ट मी, आप कॉपी में लिख रहे होंगे। ठीक है, तो सवाल यू कैन आस्क मी। ठीक है, आई एम प्रोसीडिंग फर्दर। देखिए, मेडिकल वालों के लिए अब जो कंटेंट है ना वो थोड़ा सा ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, सो इसलिए आप मतलब टर्म्स को तो याद रखें, लेकिन न्यूमेरिकल्स आपको इसके सॉल्व नहीं करने। इज इट ओके जो मैं आगे बात करने जा रहा हूं? ठीक है, अभी एक टर्म को हम यहां पर बात करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड आयनिक मोबिलिटी। यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, अब आयनिक मोबिलिटी है क्या? दिस U इज इक्वल टू, आप समझ लें, इट इज वेलोसिटी ऑफ आयंस, जो कि मीटर पर सेकंड में होगी, डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट इन वोल्ट्स पर मीटर। ठीक है, अभी मैं आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में बता देता हूं। इसका जो यूनिट रहेगा दैट इज मीटर पर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर वोल्ट पर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सुन लीजिए, जैसे एक एग्जाम्पल से आप जो है बात समझिएगा कि मान लीजिए हमने यहां पर दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज, मान लीजिए, आप मान लीजिए 5 मीटर्स। ठीक है, और सुनिए, अगर हम यहां पर 1.5 वोल्ट दे रहे हैं, सो दैट मींस जो पोटेंशियल ग्रेडियंट रहेगा यहां पर दैट इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय 5। इज इट ओके?
आपको ये बात जो है समझ में आ गई, ठीक है। अभी सुनते जाइए। अब साथ में यहां पर एक बात और भी है, दिस आयनिक मोबिलिटी इज ऑल्सो इक्वल टू लैम्डा अपॉन एफ। एफ इज ट्रांसपोर्ट नंबर, ठीक है। इसकी बात मैं खुद करूंगा, ठीक है। इसका जो यूनिट है दैट इज साइमन्स पर मोल, और जो इसका यूनिट है दैट इज कूलम्स पर मोल, ठीक है। अब फॉर कैटायन जो U पॉजिटिव हम लिखेंगे दैट इज इक्वल टू लैम्डा पॉजिटिव अपॉन F पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे ही फॉर एनायन इट इज U नेगेटिव इज इक्वल टू लैम्डा नेगेटिव अपॉन F नेगेटिव, ठीक है। एंड एट infinite dilution this U infinity is equal to lambda infinity upon F infinity, ठीक है। अभी इनकी हम सिर्फ टर्म्स को ध्यान में रखें, ठीक है। आगे मैं खुद कराऊंगा जब जो है क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन विल बी वेरी इजी, ठीक है। इनका जो क्वेश्चन होता है बहुत आसान होता है, लेकिन बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता, ठीक है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द, ठीक है, रेयर। चलिए आगे, लेकिन अब ये इस टॉपिक का लास्ट पोर्शन है जिसको मैं करवा रहा हूं, ठीक है। बहुत जरूरी पोर्शन है। आई होप एवरी पर्सन इज लिसनिंग मी प्रॉपरली। लेट मी जस्ट सी, ठीक है। सब लोगों का ध्यान जो है मेरी बात पे हो। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं, मैंने कहा बहुत जरूरी बात है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सबसे जरूरी बातों में से एक है, खासकर जेई की प्रिपरेशन वालों के लिए, नॉन मेडिकल की प्रिपरेशन वालों के लिए। लेकिन क्योंकि आसान है, मेडिकल वाले भी ध्यान रखें भैया, इससे बिल्कुल इजी थ्योरेटिकल सवाल पूछ लिया जाएगा। लेकिन बात यह है कि अगर आपको बेस पता हो कॉन्सेप्ट का, ठीक है, तो अब आप समझ जाए, ठीक है। दैट इज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। मतलब पहली बात तो ये होती है कि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में होता क्या है। टाइट्रेशन जो नॉर्मल हम समझते हैं कि ऊपर से कोई एक कंपोनेंट डाल दिया, जैसे कोई बी कंपोनेंट यहां पर है, और यहां पर जो है, अब सुन लीजिए, यहां पर कोई बीकर है जिसपे कि इलेक्ट्रोड्स लगी हुई हैं, ऐसे मान लिया इलेक्ट्रोड्स हैं, यहां पर कोई ए कंपोनेंट है। अब आप जो है इस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को जो है बी ड्रॉप वाइज ड्रॉप डाल के जो है यू जस्ट चेक कि हाउ द लैम्डा वेरीज, ठीक है। कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन जो है ऊपर से बी डालने पर किस तरीके से वेरी करता है, क्योंकि ए और बी में रिएक्शन होगी। इज इट ओके? तो इस चीज को हमने समझना है। मैंने कहा लास्ट पोर्शन है, तो अभी हम डील कर लेंगे, ठीक है। हमारा टॉपिक जो है ओवर हो जाएगा। सुन लीजिए, सबसे पहली बात तो यहां पर जो हमने ध्यान रखनी है दैट इज आयनिक मोबिलिटी ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस इज हाईएस्ट अमंगस्ट ऑल आयंस। सब आयंस के मुकाबले में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंडक्टेंस जो है या आयनिक मोबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा होती। बात ये, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये ज्यादा किस तरह से, किस कॉन्सेप्ट पे,
यहां पर देयर इज प्रोटॉन जंप थ्योरी। आप इस थ्योरी को समझिएगा। जैसे देखिए, अब यहां पर मान लीजिए ये नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है इलेक्ट्रोड का, यहां पर वाटर है। सुनते जाइएगा, ये वाटर है, इस तरह से वाटर होगा। एंड सपोज हाइड्रोनियम आयन हमारा यहां पर है, ठीक है। अब ये हाइड्रोनियम आयन है। अब इसका जो H पॉजिटिव है ना, मतलब बाकियों में क्या होगा कि अगर Cl नेगेटिव इधर होगा, ठीक है, या सपोज Na पॉजिटिव इधर होगा, तो Na पॉजिटिव को खुद चल के इधर जाना पड़ेगा, है ना। एंटायर डिस्टेंस जो है उसको खुद कवर करना पड़ेगा। सुनते जाइएगा आप मेरी बात। लेकिन यहां हाइड्रोनियम आयन पूरा नहीं जाता, उसका सिर्फ H पॉजिटिव जो है वो यहां से यहां जंप कर जाता है, दैट्स ऑल। तो फिर अगले स्टेप में क्या हो गया, हमारा हाइड्रोनियम आयन जो है वो यहां पर पहुंच गया। सुनते जाइए, है ना। तो अभी यहां पे क्या रह गया, ये वाटर ऐसे का ऐसा है। और अगले स्टेप में क्या हुआ, इसने जो है ये हाइड्रोनियम आयन जो है यहां से यहां जंप कर गया, और मतलब इट रीच्ड देयर, उस पॉइंट पे जो है बिना पूरे मॉलिक्यूल के मूव किए भी हमारा जो हाइड्रोनियम आयन है यहां से यहां पहुंच गया। नाउ इट विल स्ट्राइक विद दिस वन। जबकि सोडियम को अकेले ऐसे मूव करना पड़ेगा। और वही चीज जो है यहां पर हम OH नेगेटिव के केस में भी कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए देर इज समथिंग लाइक OH नेगेटिव, तो अब यहां पर H OH, ठीक है, H OH इस तरीके से। तो ये क्या करेगा, ये यहां से H पॉजिटिव छीनेगा, तो ये बन गया वाटर, और ये हो गया OH नेगेटिव, और ये अभी वाटर है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये अगेन H पॉजिटिव यहां से छीनेगा। मतलब सिर्फ प्रोटॉन के जंप करने से ही जो है हो गया OH नेगेटिव का ट्रांसफर। सही है बात। तो इसलिए जो है, इस वजह से OH नेगेटिव और H पॉजिटिव का ट्रांसफर जो है सबसे फास्टेस्ट माना जाता है, प्रोटॉन जंप थ्योरी। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं अब फर्स्ट टाइट्रेशन से। सो जो फर्स्ट टाइट्रेशन है, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। अब पहले सिंपल टाइट्रेशन की तरह समझ लेते हैं। सही है बात, यही रिएक्शन है, ठीक है। तो ऐसे में आप देखिए यहां पर हो क्या रहा है। अगर आप देखें इस रिएक्शन में हम HCl के सोल्यूशन में हम लोग ऊपर से NaOH डाल रहे हैं। तो आप देखें यहां पर वाटर तो कंडक्ट करेगा नहीं, तो H पॉजिटिव इज रिप्लेस्ड बाय Na पॉजिटिव। देखो ना, ये तो पूरी तरह से कंडक्ट करेंगे ना। H पॉजिटिव सोल्यूशन में क्या है, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव है नीचे वाले सोल्यूशन में। ये तो हम ड्रॉप वाइज ड्रॉप ही डाल रहे हैं। और यहां पे क्या बच रहा है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव रिएक्शन होने के बाद। तो आप देख रहे हैं H पॉजिटिव की जगह Na पॉजिटिव ले रहा है। और आपको मैंने अभी बताया कि H पॉजिटिव मोस्ट कंडक्टिंग है,
तो इसलिए होगा क्या भाई, ध्यान से समझिएगा यार, आप देखिएगा जेई एडवांस में मतलब 5 साल में 4 बार जो है या 3 बार कम से कम जो है ग्राफ वाला क्वेश्चन पूछ लिया होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है हम लोग जो कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन है वर्सेस जो वॉल्यूम ऑफ NaOH का अगर ग्राफ बनाते हैं तो जी ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है ऐसे, ठीक है। ये तो ऑब्वियसली लग रहा है कि H पॉजिटिव की जगह Na पॉजिटिव आता जाएगा, एक मिनिमम मिनिमम जब सारा NaCl बन गया। सुन लीजिए मेरी बात, हम ओवरऑल कंडक्टेंस निकाल रहे हैं ना, जब सारा, क्योंकि आयंस तो बढ़ ही नहीं रहे भाई, HCl से NaCl बन रहा है, बाकी वाटर है, तो मतलब कंडक्ट करने वाला तो इधर HCl है, इधर NaCl है सोल्यूशन में। Na तो ड्रॉप वाइज ड्रॉप डाल रहे हैं, वो जो है HCl को NaCl में कन्वर्ट करता जा रहा है। सुन लीजिए, तो ऐसे में जब सारा NaCl बन जाएगा उसके बाद भी अगर आप NaOH डालते रहेंगे ना तो अब कंडक्टेंस बढ़ेगी। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? मतलब यहां पर जो कंडक्टेंस है, अभी इस पॉइंट पे जो कंडक्टेंस थी वो सिर्फ HCl के कारण थी, अभी यहां पर HCl प्लस NaCl के कारण है, यहां पर सिर्फ NaCl के कारण है, और यहां पर जो है NaCl प्लस NaOH के कारण है। किसी को कुछ पूछना है मिटाने से पहले मेरे से पूछ ले प्लीज। सर ग्राफ रिपीट कर दो। देखो ग्राफ में मैंने कहा HCl की कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होगी, NaCl की बहुत कम होगी। रीजन बीइंग इन दोनों में सिर्फ 1 मोल HCl और 1 मोल NaCl में H और Na का ही फर्क है, और हमने कहा कि H पॉजिटिव की कंडक्टेंस ज्यादा होती है। तो ऐसे में HCl से जैसे ही NaCl बनता जाएगा एक ड्रॉप होगा, फिर उसके बाद जब सारा NaCl बन गया तो रिएक्शन होना बंद हो गई। अब आप सिर्फ जो ऊपर से NaOH डालते जा रहे हैं, तो NaOH डालोगे, NaOH खुद एक इलेक्ट्रोलाइट है तो वो दैट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसलिए फिर ये राइज होगा। इज इट ओके? यस सर। हाँ, अब अगली टाइट्रेशन पर। अभी देखिए टाइट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। तो यहां पर हमने ले लिया जैसे HCl प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बन गया? अमोनियम क्लोराइड। मेरे को लगता है यार रुद्र ही पड़ता है जो है, ठीक है। और रुद्रनील कहाँ गया भाई? हैं क्लास में आवाज जो है अपने रुद्र की आती है, भगत की, बाकी लोग जो है चुपचाप रहते हैं। कहीं जूम ऑन करके सो तो नहीं जाते हो, रिकॉर्डिंग ही तो नहीं देखते हो? मुझे लगता है अब वीडियो ऑन करा के क्लास लेनी पड़ा करेगी, है ना। तो कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन वर्सेस वॉल्यूम ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब आप यहां भी देख लें भाई, हो क्या रहा है, HCl की जगह कौन ले रहा है? अमोनियम क्लोराइड ले रहा है, तो डिफरेंस H पॉजिटिव इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय H पॉजिटिव इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय अमोनियम आयन। तो ऐसे में कंडक्टेंस पहले तो डिक्लाइन करेगी, ठीक है, और उसके बाद जो है कंडक्टेंस जो है कांस्टेंट रहेगी। अब सुन लीजिए क्यों। देखो ये तो HCl की है और ये HCl प्लस NH4Cl की है, यहां पर सारा अमोनियम क्लोराइड होगा। अब सुने, अब जब आप एक्स्ट्रा अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो होगा क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो आपने डाल लिया, लेकिन ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट अमोनियम आयन, द डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड विल बी सप्रेस्ड। याद आ रहा है? तो ऐसे में
अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कंडक्टेंस के लिए कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल होगी। मतलब ये मैं लिख लेता हूं यहां पे, नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन। और लॉजिक समझ आइए, अमोनियम आयन सोल्यूशन में काफी हो गया है, इस वजह से जो है आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऊपर से डालोगे भी वो डिसोसिएट नहीं होगा, कॉमन आयन इफेक्ट है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट है और साथ में, तो इसलिए जो है अब यू विल गेट दिस ग्राफ। यस और नो, आगे बढ़ रहा हूं मैं, अगर आप जल्दी से नो नहीं करोगे। हाँ बोलो बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूं। रिपीट कर दो ग्राफ। कौन बोल रहा है? रुद्राक्ष। ओके, देखो HCl सबसे ज्यादा है, फिर मैंने कहा HCl से अमोनियम क्लोराइड बनता जाएगा, तो ऑब्वियसली अमोनियम क्लोराइड जैसे पीछे वाले केस में था, NaCl भी था, कंडक्टेंस जो है डिक्लाइन करनी थी, तो अमोनियम क्लोराइड जब पूरा अमोनियम क्लोराइड बन गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद जो है, तो मिनिमम उस टाइम पे कंडक्टेंस है। इतनी बात समझ में आ गई? आगे कि नहीं? हाँ। यस सर। अब इसके बाद क्या है, मैं कह रहा हूं कि सोल्यूशन में अमोनियम क्लोराइड के कारण काफी ज्यादा अमोनियम आयंस तो हैं ही, क्योंकि वो सॉल्ट है। अब अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऊपर से डालोगे, तो हमने 11th में कॉमन आयन इफेक्ट किया था कि जब भी कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट को उसके सोल्यूशन कंटेनिंग कॉमन आयन में डाला जाता है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन जो है सप्रेस हो जाए। तो ऐसे में जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को डिसोसिएट अदरवाइज पानी में करता, पानी में भी बहुत कम ही कंट्रीब्यूट करता, डिसोसिएट करता, लेकिन अब तो कॉमन आयन होने के कारण जो अमोनियम क्लोराइड से आया है, उसके होने के कारण तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में ही शिफ्ट हो गया। तो ऐसे कारण जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल हो। डन? सर ओके, सुनते जाए ना। द नेक्स्ट थिंग, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। अब वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस आप देख लें, जैसे एसिटिक एसिड वर्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आप एक बात देखो ना यार, हम कितने बढ़िया तरीके से आयनिक इक्विलिब्रियम को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कनेक्ट कर दे रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज क्वाइट रिलेटेड टू आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, जो टाइट्रेशन हमने वहां पे की थी लास्ट में जो है, उसी तरह की टाइट्रेशन जो है हम यहां पर कर रहे हैं। अब सुनिए, तो यहां पर क्या मामला है, देखिए वीक एसिड मतलब हम एसिटिक एसिड में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं, तो ऐसे में होना क्या है, पहली बात ये वीक है, लेकिन ये फुली डिसोसिएट होगा। ये तो सॉल्ट है ना, ये तो पूरी तरह से डिसोसिएट होगा, एसिटेट आयन प्लस अमोनियम आयन। जबकि ये जो है, ये इक्विलिब्रियम का साइन मैंने बना दिया कि ये पार्शियल डिसोसिएशन है, एसिटेट आयन प्लस H पॉजिटिव। तो क्योंकि हम, ये ध्यान रखिए, हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को एसिटिक एसिड में डाल रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है होना क्या है कि पहले तो क्या होना चाहिए, कोई बताएगा? ग्राफ किस तरफ जाना चाहिए? थोड़ा सा राइज करेगा, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे एसिटिक एसिड से अमोनियम एसिटेट बनता जाएगा, अमोनियम एसिटेट फुली डिसोसिएटेड है, एसिटिक एसिड पार्शियली था, तो ऐसे में जो है यहां तक जो है ये इसी तरीके से जाएगा। ठीक है, और सुनते जाएं, यहां पर अकेला एसिटिक एसिड था, यहां पर एसिटिक एसिड एंड अमोनियम एसिटेट है, और उसके बाद जो है जब आप और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, ठीक है, अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हैं ना यार, स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉरी, एनए, आई एम सॉरी, एनए, तो लेकिन बात वही है, इस ग्राफ में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि
ये सॉल्ट चाहे कोई भी होता है वो फुली डिसोसिएटेड ही होता है। तो अब NaOH डालेंगे और रिएक्शन के बाद तो ये और ज्यादा बढ़ेगा। यहां पर इक्वलेंस पॉइंट है, इट इज इक्वलेंस पॉइंट, मतलब यहां पर पूरे का पूरा जो है ये अमोनियम एसीटेट है, और यहां पर क्या हो जाएगा CH3CONH4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? सर ग्राफ में भी अन्य हो जाएगा यहां पर नीचे। NaOH, बिल्कुल यहां पर NaOH आएगा। ठीक है, आप बात समझ जाएं। मैंने कहा एसिटिक एसिड से सोडियम एसीटेट बन रहा है, तो ऐसे में यहां भी Na आएगा और यहां भी Na आएगा, ठीक है ना, और यहां भी Na आएगा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि पहले जो है ये, और आप देख रहे हैं बफर सोल्यूशन है एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट, फिर ये बेसिक सॉल्ट है, फिर उसके बाद जो है बेसिक सॉल्ट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कुछ पूछना है आपको? अब सुने नेक्स्ट थिंग, दैट इज, ध्यान देते जाइएगा, नाउ इज वीक एसिड विद वीक बेस। अब बारी आई जिसको हमने पहले लिख लिया था, वीक एसिड में वीक बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला और क्या बना, अमोनियम एसीटेट एंड प्लस वाटर। ठीक है, अब इसके बाद आप ग्राफ देखिएगा, ये ग्राफ किस तरह से जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये पार्शियली डिसोसिएट करेगा, एसिटिक एसिड जो है वो पार्शियली डिसोसिएट कर रहा है, जबकि अमोनियम एसीटेट जो है वो फुली डिसोसिएट करेगा। तो ऐसे में CH3CO नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव। सुनते जाए, तो अब कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, और यहां पर क्या होगा, ऑब्वियसली पहले ग्राफ बढ़ेगा। ठीक है, सुनते जाएं। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये एसिटिक एसिड है, एंड देन यहां पर दिस प्लस दिस, ओके, तो फिर उसके बाद जो ग्राफ होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। सुनते जाइए, मैं बता रहा हूं क्यों। यहां पर इट इज इक्वलेंस पॉइंट, तो यहां पर सारा अमोनियम एसीटेट है, और उसके बाद कांस्टेंट हो रहा है, क्योंकि अमोनियम एसीटेट एक बफर सोल्यूशन है और बेस डाल के जो है कुछ नहीं होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारा है, हमने किया था ना नीचे सॉल्ट बफर, नीचे NH4। ठीक है, ये बफर सोल्यूशन बन गया, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, सॉल्ट बफर किया था ना हमने कहा था कि उसकी कैलकुलेशन इज नॉट इन द सिलेबस, लेकिन वो बफर सोल्यूशन का काम करता है, तो वही ये सॉल्ट बफर है। तो बेस डालने से और जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लाइन जो है कांस्टेंट हो जाएगी। कुछ पूछना है आपको? एनीबडी हु वांट्स टू आस्क? ठीक है, एंड देन नेक्स्ट टाइप की जो रिएक्शंस हैं वो अलग हैं। ठीक है, दे आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। जैसे
हम कॉमन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात करें, जैसे सिल्वर नाइट्रेट एक्वस प्लस NaCl aqueous गिविंग यू AgCl सॉलिड जो कि प्रेसिपिटेट है एंड प्लस NaNO3। अब सुने, मतलब यहां पे हो क्या रहा है, पहले आप समझ जाए। हम लोग AgNO3 में, जिसमें कि Ag पॉजिटिव एंड नाइट्रेट आयंस हैं, ठीक है, AgNO3 का जो सोल्यूशन है इसमें हम लोग NaCl डाल रहे हैं, ठीक है। तो अभी मतलब AgNO3 इज फुली डिसोसिएटेड, Ag पॉजिटिव प्लस नाइट्रेट, और ऐसे ही NaNO3 भी पूरा डिसोसिएटेड है, Na पॉजिटिव प्लस नाइट्रेट। तो अब ये कंपटीशन Na पॉजिटिव और Ag पॉजिटिव का रहा, यहां पे H पॉजिटिव का तो मामला ही नहीं है ना, ठीक है। जब भी ऐसी कोई रिएक्शन होती है, जैसे ए बी, सुन लीजिएगा, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव प्लस सी डी सी पॉजिटिव प्लस डी नेगेटिव एक्वस, ऐसे होते हैं, इसको मैं जनरलाइज कर रहा हूं। तो यहां पर एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा जिसको हमने कह दिया एडी का प्रेसिपिटेट बन गया, और क्या रह गया, बीसी एक्वस रह गया, ठीक है। अब हम सुनते जाइए, बीसी सीबी, सी इज कैटायन, सीबी एक्वस जो है रह गया। तो मतलब यहां पर आप देख रहे हैं इट इज ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव एंड इट इज सी पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव। बी नेगेटिव तो कॉमन ही है दोनों में, उसकी बात छोड़ देते हैं। मतलब यहां पर ए पॉजिटिव की जगह सी पॉजिटिव आ रहा है। अब तीन कंडीशंस हो सकती है, सुनते जाइए, ठीक है। पहली बात तो इक्वलेंस पॉइंट कब आएगा, जब ग्राम इक्वलेंट्स ऑफ ए बी आर इक्वल टू ग्राम इक्वलेंट्स ऑफ सी बी, है ना। एट इक्वलेंस पॉइंट सुनते जाइए, दैट इज यहां पर जो है, अब जो कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये हम वॉल्यूम ऑफ सीडी के साथ ग्राफ बना रहे हैं इसका, यहां पर जो है पहली कंडीशन ये है कि जो आयनिक मोबिलिटी मान लो सी पॉजिटिव की ए पॉजिटिव से ज्यादा है, या आयनिक मोबिलिटी अगर जो है सी पॉजिटिव की ए पॉजिटिव से ज्यादा है, तो ऐसे में क्योंकि ए विल बी रिप्लेस्ड विद सी, तो पहले ग्राफ ऐसे बढ़ेगा, फिर ग्राफ जो है ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इट विल बी इक्वलेंस पॉइंट, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसके बाद तो बढ़ना ही है, क्योंकि आप जो है और सीडी डालते जाएंगे जो कि इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे आप और NaCl डालते जाओगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगी। दूसरी सिचुएशन ये है कि कंडक्टेंस ऑफ सी पॉजिटिव इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ ए पॉजिटिव। तो ऐसे में जो ग्राफ आएगा वो पहले कांस्टेंट आएगा फिर चढ़ेगा, सही बात है। और तीसरी सिचुएशन ये है कि कंडक्टेंस आयनिक मोबिलिटी ऑफ सी पॉजिटिव इज लेस देन ए पॉजिटिव। तो ऐसे में ग्राफ क्या होगा, पहले डिक्लाइन करेगा और फिर उसके बाद बढ़ेगा। अगेन इट इज द इक्वलेंस पॉइंट। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, ठीक है।
मतलब ग्राफ का स्लोप जो है इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारा सी पॉजिटिव तेज दौड़ने वाला आयन है कि स्लो दौड़ने वाला आयन। ठीक है, पहले मुझे बताओ, इतनी बात आपको समझ में आई? जस्ट 1 मिनट।